नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म द लाइसियम पर। जैसा कि आप जानते हैं कि यह प्लेटफॉर्म समर्पित है शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए और इस क्रम में हम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, साथ ही यूजीसी, नेट, जेआरएफ में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ एक लेक्चर सीरीज लेकर चल रहा था भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की, जिसमें अभी तक हम भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे उनके बारे में बात कर चुके हैं। और आप जब यूपीएससी के मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम देखेंगे, क्योंकि ये जो मैं पूरा आपको भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर लेक्चर सीरीज लेकर चल रहा हूँ, तो इसमें जैसे मैंने पहले ही लेक्चर से कहा है कि हम परंपरागत किताबों के आधार पर नहीं पढ़ेंगे। हम किस आधार पर पढ़ेंगे? हम यूपीएससी के मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ेंगे। जब हम मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स का पाठ्यक्रम अपने आप ही इसमें कवर हो जाएगा। और मेरे पढ़ाने का क्या उद्देश्य था कि आपको तथ्य के साथ साथ अवधारणा समझाऊं। तो अवधारणा जो है मुख्य परीक्षा के लिए और तथ्य जो है वो प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। तो जब आप मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम देखेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का, जो मुख्य परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र है, तो उसमें सबसे पहली जो लाइन आई है उसमें आया भारतीय संविधान, और उसमें ऐतिहासिक विकास लिखा हुआ है, साथ ही महत्वपूर्ण प्रावधान लिखे हुए हैं, बुनियादी ढांचा वर्ड लिखा हुआ है और संविधान संशोधन अपने आप में एक वर्ड लिखा हुआ है। तो जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे जैसे प्रस्तावना है, मूल अधिकार है, डीपीएसपी है, वो हम पहले समझ चुके हैं। और हमने बुनियादी ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को भी, भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसको भी समझा था। तो हम जो है कि यूपीएससी की मुख्य परीक्षा का जो पहला टॉपिक है उसमें से बहुत सारे बिंदुओं को कवर कर चुके हैं, और उसमें जो रह गया है वो मैंने कहा था कि मैं आपसे बाद में समझाऊंगा उसको। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सीधे भारतीय संविधान का जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, संविधान संशोधन, उस पर पहुंच गए हैं। क्योंकि मैं फिर वापस दोहरा रहा हूँ उसी बात को कि जो हमारा मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसकी जो पहली लाइन है वहीं पर आपको भारतीय संविधान लिखा गया है। तो हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में जब आगे बढ़ेंगे तो हम वह परंपरागत किताबों के आधार पर नहीं बढ़ेंगे, हम वह यूपीएससी मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के आधार पर आगे बढ़ेंगे। तो आज की हमारा जो चर्चा का विषय है वो है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति। कि भारतीय संविधान में जो अमेंडमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, उस सारी प्रक्रिया पर बात करेंगे। और इससे मुख्य परीक्षा में तो प्रश्न आते ही हैं, साथ ही प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न आते हैं। तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है उसे हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या क्या बिंदु हैं वो सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भूमिका क्या होगी, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता। फिर हम देखेंगे संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान। फिर हम देखेंगे इस पर विवाद क्या है, विवाद या वर्तमान स्थिति, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि सामाजिक क्रांति का अग्रदूत, और फिर हम आलोचना को देखेंगे और बाद में निष्कर्ष या उसके महत्व को समझेंगे। तो भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन है उसको हम इन बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और इस लेक्चर में एक ही लेक्चर होगा भारतीय संविधान के संशोधन पर, और इस एक ही लेक्चर में प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में आपका सारा कवर हो जाएगा इसी एक लेक्चर में। तो मैं जो, देखिए, आप जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें क्या करता हूँ कि अवधारणा को विशेष बल देता हूँ और तथ्य को द्वितीय स्तर पर रखता हूँ। क्योंकि तथ्य तो किताबों में हर जगह लिखी हुए हैं, परंपरागत किताबों में हर जगह लिखे हुए हैं। अगर आपको अवधारणा समझ आ गई तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए, अब मुख्य परीक्षा में प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। ये जो मैंने लिखे हुए हैं इनमें कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करिए, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है भारतीय संविधान, संवैधानिक प्रावधान क्या है, हमें उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इन सारे बिंदुओं पर हम क्या करेंगे, संविधान संशोधन को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा है जब लेक्चर लिए हैं कि किसी भी पाठ को, किसी भी लेसन को समझने के लिए क्या करें, आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। उससे क्या है, याद करना आसान रह जाता है और वो पॉइंट्स में हो जाता है। तो जब कभी मुख्य परीक्षा का आप उत्तर लिख रहे हैं तो उत्तर लिखना भी आसान हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, अब संविधान संशोधन है तो संविधान संशोधन में भूमिका क्या लिखेंगे। जैसे मैं पहले ही आपसे लगातार कह रहा हूँ, हर लेक्चर में ये बात कहता हूँ कि जब भी आप कोई भी एक बिंदु, एक टॉपिक तैयार कर रहे हैं किसी भी विषय का, तो उसकी एक भूमिका और उसका एक आलोचना के साथ निष्कर्ष तैयार कर लें आप, ठीक है।
एक तो उसकी एक इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए और एक कंक्लूजन होना चाहिए। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में जब आप भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं तो इसका क्या भूमिका हो सकती है। तो एक विचारक हैं लॉर्ड मैकाले, उन्होंने कहा है कि एक आदर्श संविधान वही होगा, एक आदर्श संविधान वही होगा जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया होगी। अगर किसी संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं है या संशोधन की प्रक्रिया नहीं है तो वह संविधान जड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं आप कि आदर्श संविधान होने के लिए जरूरी क्या है। आदर्श संविधान होने के लिए जरूरी क्या है कि संशोधन की प्रक्रिया हो, संशोधन की प्रक्रिया हो। अगर यह नहीं होगा तो संविधान जड़ बन जाएगा, स्थिर बन जाएगा और यथास्थितिवादी बन जाएगा। ठीक है, तो भूमिका में आप क्या लिख सकते हैं कि लॉर्ड मैकाले के अनुसार, या लॉर्ड मैकाले नहीं भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि आदर्श संविधान के लिए आवश्यक है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हो, क्योंकि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ही उसे जड़ता से मुक्त करती है, जड़ता से रहित करती है और उसे एक आदर्श संविधान के रूप में स्थापित करती है किसी भी देश के संविधान को। तो ये एक भूमिका आप लिख सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि संविधान क्या होता है, मैंने जैसे आपसे जब से पहला लेक्चर लिया था उसमें मैंने संविधान पे बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो मैंने कहा था कि संविधान नियमों और कानूनों का दस्तावेज होता है। ठीक है, अ डॉक्यूमेंट्स ऑफ रूल एंड लॉज। फिर मैंने कहा था कि संविधान जो है जीवंत दस्तावेज होता है, लिविंग डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, लिविंग डॉक्यूमेंट का क्या आशय बताया था मैंने, तो मैंने बताया था कि जब देश काल परिस्थिति के अनुसार जब चीज़ें बदलती हैं तो संविधान में बदलाव होना आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो भूमिका क्या लिखेंगे आप इस वाले चैप्टर में, इसकी एक भूमिका क्या तैयार करेंगे आप कि किसी देश के आदर्श संविधान के लिए आवश्यक है कि उस देश में के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हो, क्योंकि संशोधन की प्रक्रिया ही संविधान को जड़ता मुक्त करती है या जड़ता से रहित करती है और उसे एक वास्तविक आदर्श और यथार्थ संविधान के रूप में स्थापित करती है। तो देखिए, आप भाषा को उलटफेर करना सीखिए। आप अगर भाषा को उलटफेर करना सीख लेंगे आप तो मेंस भी लिखना आप आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। ठीक है, आखिर इस प्रक्रिया को हमने क्यों अपनाया। तो वही बात कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार, बदलती परिस्थितियों के अनुरूप संविधान को लागू करने के लिए, सामाजिक क्रांति की स्थापना के लिए, सामाजिक क्रांति की स्थापना के लिए, ठीक है, बदलती जनाकांक्षाओं के लिए, ठीक है, फिर है कि शांतिपूर्वक और वैधानिक रूप से सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए। ठीक है, तो आवश्यकता क्यों पड़ी, ये तो 4-5 पॉइंट हो सकते हैं। क्या है कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार संविधान में बदलाव करना चाहिए हमें। पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, आवश्यकता क्यों पड़ी में कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार संविधान में बदलाव आवश्यक होता है। ठीक है, एक तो ये लाइन हो गई। दूसरी लाइन है कि सामाजिक क्रांति की स्थापना के लिए। अब सामाजिक क्रांति क्या है, वही कि समाज में जो भेदभाव बने हुए हैं उनकी समाप्ति ही सामाजिक क्रांति है। ठीक है, तो सामाजिक क्रांति की स्थापना के लिए। फिर बदलती जनाकांक्षाओं के लिए। देखिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार और समय के अनुसार लोगों की आवश्यकताओं में बदलाव आते हैं, लोगों की ज़रूरतों में बदलाव आते हैं। ठीक है, राजनीति में बदलाव होते हैं। तो लोगों की जो इच्छाएं हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं और लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनके अनुसार संविधान में बदलाव होते रहना चाहिए। इसलिए हमें संविधान संशोधन का प्रावधान रखने की आवश्यकता पड़ी संविधान में। फिर है कि सामाजिक आर्थिक न्याय, जैसे DPSP, देशकाल परिस्थिति बदल रही है, समय बदल रहा है, आवश्यकताएं बदल रही हैं, नई आवश्यकताओं की जरूरत पड़ रही है। तो मान लीजिए मुझे एक नई, जैसे कि अब एक उदाहरण से समझिए आप इस चीज़ को। उदाहरण क्या ले लें हम, जैसे कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ले लें हम। जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ तो ICT का उतना योगदान नहीं था, लेकिन आज ICT का योगदान है। सरकार लगातार ICT पे नए नए रूल लग रही है। निजता का अधिकार आ गया है। निजता के अधिकार में आपको क्या है कि भूलने का अधिकार आ गया है। अगर सोशल मीडिया पे कोई आपकी पोस्ट को डाल देता है जो आप नहीं चाहते हैं तो वहाँ से पोस्ट हटाना है। तो ये जो चीज़ें, सारी चीज़ें हैं, समय के अनुसार जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करना है और नई नई चीज़ों को शामिल करना है। तो ऐसा ना हो कि लोग मांग कर रहे हैं और संविधान में अगर बदलाव होने की संभावना नहीं है तो फिर सामाजिक आर्थिक न्याय और सामाजिक क्रांति स्थापित नहीं हो पाएगी। तो सामाजिक क्रांति और सामाजिक आर्थिक न्याय कैसे शांतिपूर्वक और वैधानिक रूप से हो। ऐसा ना हो कि लोग क्रांति कर दें, क्योंकि लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं तो सरकार से मांग करेंगे
और सरकार संविधान में संशोधन करने की मान लीजिए कोई संभावना नहीं है, तो फिर लोग क्रांति भी कर सकते हैं। तो बदलाव जो हो वो शांतिपूर्वक हो और वैधानिक रूप से हो, तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी हमें, ठीक है। तो संविधान संशोधन का प्रावधान जो है वो संविधान में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक तो कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार संविधान को बदला जाए, बदलती परिस्थितियों के अनुसार जो जन आकांक्षाएं हैं, लोगों की जो आवश्यकता हैं, जरूरतें हैं, उसके अनुसार संविधान को बदला जा सके। सामाजिक क्रांति और सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना कैसे हो? शांतिपूर्वक और वैधानिक तरीके से हो। इसलिए हमें संविधान संशोधन के प्रावधान को संविधान में शामिल करने की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो ये हमने दो बिंदुओं पर बात की कि एक तो क्या भूमिका लिख सकते हैं आप, और फिर है कि आवश्यकता क्यों पड़ी। अब हम बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान की। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कहते हैं कि भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं संविधान संशोधन के संदर्भ में, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं कि संसद की संविधान में संशोधन की वैधानिक या संवैधानिक शक्ति एवं प्रक्रिया, ठीक है। अब हम इस वाले टॉपिक की कर रहे हैं संवैधानिक प्रावधान, कि भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या प्रोविजंस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित हैं। अब हम उन बिंदुओं पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कि संसद की संविधान में संशोधन की, ठीक है, संसद संविधान में क्या संशोधन करती है या कैसे संशोधन कर सकती है, उसके संदर्भ में संसद की क्या पावर है, शक्ति, पावर और प्रोसीजर। देखिए मुख्य परीक्षा में वो क्या करते हैं, वो आपसे जब वो आप मुख्य परीक्षा यूपीएससी के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो वो आपसे क्या करते हैं कि भाषा में फेरबदल करते हैं, और वो आपसे यह अपेक्षा भी करते हैं कि जब आप मुख्य परीक्षा लिख रहे हो तो आप भाषा में फेरबदल करना सीखें। एक तो है कि संवैधानिक प्रावधान, मान लीजिए यूपीएससी मुख्य परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान में संशोधन के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करिए, तो बड़ा आसान सा सवाल हो गया, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान क्या है, आप लिख देंगे कि भाग 20 है, अनुच्छेद 368 है और 3 प्रकार के संशोधन दिए गए हैं, लिख दिए। मान लीजिए अब उसने एक प्रश्न बना दिया, आपसे एग्जामिनर ने प्रश्न बनाया है कि भारतीय संविधान में संसद द्वारा संविधान में संशोधन करने की वैधानिक या संवैधानिक शक्ति और प्रक्रिया का उल्लेख करिए। तो ये भाषा अपने आप में टफ हो गई। एक था कि संवैधानिक प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, तो आपको आसान होता है पढ़ने में, लेकिन जब उसने इस भाषा के आधार पर प्रश्न बना दिया कि संसद की संविधान में संशोधन करने की वैधानिक या संवैधानिक शक्ति और प्रक्रिया को स्पष्ट करिए, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए, तब ये सवाल बड़ा टफ हो जाता है। सवाल टफ नहीं हुआ है, क्या हुआ है कि आपने उसकी भाषा को नहीं समझा है, और भाषा को समझने के अलावा आपने क्या है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपने उसके अन्य आयामों को नहीं छुआ है, ठीक है। एक तो है कि संवैधानिक प्रावधान, परंपरागत किताब में संवैधानिक प्रावधान लिखा हुआ है और हम पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन संवैधानिक प्रावधान को अगर एक भाषा दी जाए तो इस प्रकार हो सकती है कि संसद की संविधान में संशोधन की वैधानिक या संवैधानिक शक्ति और प्रक्रिया क्या है। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है या इस भाषा के आधार पर पूछा जा सकता है, तो इन दोनों का आशय एक ही है। तो हम बात करेंगे कि संविधान में जो संसद की संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया क्या है उसका उल्लेख करेंगे, हम उस पर बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया और शक्ति है संसद की, वो संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में दी गई है, ठीक। संसद किस प्रकार भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है, संशोधन करने की उसकी क्या शक्ति है, किस सीमा तक संशोधन कर सकती है, क्या पूरे भारतीय संविधान को मिटा सकती है, क्या किसी भारतीय संविधान के किसी एक भाग में संशोधन कर सकती है, क्या भारतीय संविधान के किसी एक आर्टिकल में संशोधन कर सकती है, क्या भारतीय संविधान की संपूर्ण भावना को नष्ट कर सकती है। तो संसद की इस संदर्भ में क्या शक्ति है, इस बारे में उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में किया गया है। भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि भारत की जो संसद है वो संविधान में किस प्रकार संशोधन कर सकती है, अर्थात कि भारतीय संविधान का भाग 20 और अनुच्छेद 368 में यह बता रहा है कि भारतीय संसद की संविधान में संशोधन करने की वैधानिक या संवैधानिक शक्ति और प्रक्रिया क्या है। तो हम इस पे बात कर लेते हैं कि प्रक्रिया क्या है संविधान की, ठीक है। तो भारतीय संविधान में संशोधन जो है वो कितने प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। एक तो साधारण बहुमत, ठीक है। एक है विशेष बहुमत
और एक है विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन। ठीक। तो भारतीय संसद जो है, हमारी जो पार्लियामेंट है, वो भारतीय संविधान में जो संशोधन कर सकती है वो 3 प्रक्रिया से कर सकती है, 3 प्रोसेस के माध्यम से कर सकती है। ठीक है, प्रोसेस देखिए, यहाँ प्रोसेस आ गया, तो ये प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा था शक्ति और प्रक्रिया, तो प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। तो भारतीय संसद जो है वो भारतीय संविधान में संशोधन जो है 3 आधारों पर कर सकती है। अनुच्छेद 368 कह रहा है ऐसा, लेकिन अनुच्छेद 368 केवल इन दोनों की बात करता है, सामान्य बहुमत की बात अनुच्छेद 368 नहीं करता है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, आप समझना। तो 3 आधार पर संशोधन, एक तो साधारण बहुमत सिंपल मेजोरिटी, एक है स्पेशल मेजोरिटी, एक तो है कि सामान्य साधारण बहुमत से, एक है कि विशेष बहुमत से, एक है कि विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन। इन 3 आधारों पर किया जा सकता है। तो इसको समझते हैं। देखिए, साधारण बहुमत का क्या आशय होता है? साधारण बहुमत का क्या आशय होता है? साधारण बहुमत का मतलब होता है 50+1। ठीक है, 50+1, यही साधारण बहुमत होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति 100 लोग हैं, 50+1 51 लोग किसी बात के समर्थन में है, तो वो साधारण संसद बहुमत कहलाता है। देखिए, हमारे संसद का जो कोरम है वो क्या है? 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए संसद में। अगर 1/10 सदस्य हैं, 545 का 1/10 उपस्थित हैं, वो तो होना ही चाहिए। और उसके बाद जितने भी सदस्य उपस्थित हैं, 100 हैं, 50 हैं, 56 हैं, 60 हैं, 1/10 के बाद जितने हैं उनका अगर 50+1 क्या है समर्थन दे देता है, तो वो साधारण बहुमत कहलाता है। ठीक है, अब साधारण बहुमत से किन किन मामलों में संशोधन किया जा सकता है? जैसे नए राज्यों का निर्माण, भूभाग, क्षेत्रफल में बदलाव, ठीक है, और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति वेतन भत्ते में अगर बदलाव होना है। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार, नागरिकता से संबंधित मामला है। ठीक है, तो साधारण बहुमत से बदलाव किन किन मामलों में किया जा सकता है? नए, अगर भारत की संसद नए राज्यों का निर्माण करना चाहती है या किसी राज्य के नाम बदलना चाहती है, उसके भूभाग में, उसके क्षेत्रफल में बदलाव करना चाहती है, अगर किसी उत्तर प्रदेश से हटाकर 2 राज्यों का निर्माण करना चाहती है, तो ऐसे मामलों के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन में बदलाव अगर मान लीजिए करना है। फिर संसदीय विशेषाधिकार जो संसद के सदस्यों को और संसद की समितियों के सदस्यों को प्राप्त है। फिर नागरिकता से संबंधित कोई मामला अगर है उसमें बदलाव करना है। ठीक है, तो ये साधारण बहुमत से होंगे। नागरिकता से संबंधित मामला है, निर्वाचन प्रक्रिया है, तो ये सारे मामले साधारण बहुमत से होते हैं। तो साधारण बहुमत का मतलब क्या समझे आप? एक तो है कि संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो मान लीजिए जैसे हम लोकसभा का उदाहरण ले लें, तो एक तो है कि लोकसभा की गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10 तो 545 या 1/10 54। मान लीजिए 54 सदस्य तो होना ही चाहिए संसद में। जब 54 सदस्य संसद में हैं तो 54 तो होने ही चाहिए। तो 54 में 2 का भाग दे दीजिए, जो आ रहा है उतने सदस्य अगर सहमत है तो कोई विधेयक पारित हो जाएगा। अब मान लीजिए 54 से ज़्यादा 60 है तो 31 लोग सहमत होने चाहिए, 70 हैं तो 36 लोग होने चाहिए। ठीक है, 80 हैं तो 41 लोग होने चाहिए। तो साधारण बहुमत का यही आशय होता है कि गणपूर्ति के लिए तो सदस्य होंगे तभी संसद की कार्रवाई होगी, और उस गणपूर्ति के बाद जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उसका 50+1 होगा, तो साधारण बहुमत कहलाता है। लेकिन इस प्रकार का संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो 368 में नहीं है। 368 में 2 ही प्रकार की संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अब है विशेष बहुमत। अब इसको समझते हैं विशेष बहुमत क्या होता है। ठीक है, देखिए, तो इसमें है कि संसद के सदन के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3। ठीक है, विशेष बहुमत का क्या आशय है कि संसद के
सदन, एक तो लोकसभा है, 2 ही सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के सदन के बहुमत मेजोरिटी और उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3। तो देखिए सदन के बहुमत, यहाँ अगर मान लीजिए हम लोकसभा का उदाहरण ले लें, लोकसभा में 545 है, तो 545 का बहुमत का क्या आशय हुआ, 50+1 तो 273। ठीक है, तो अगर आप भारतीय संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों में जो कि विशेष बहुमत से है, तो विशेष बहुमत का आशय क्या है, पहले ये समझो कि संसद के सदन, मान लीजिए लोकसभा से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का आरंभ हो रहा है, तो मान लीजिए लोकसभा में 545 है, तो 545 का 273, तो 273 तो होने चाहिए। अगर मान लीजिए 273 ही सदस्य हैं, तो 273 का 2/3 जो होगा उसके आधार पर संशोधन कर दिया जाएगा। अब 273 से कम नहीं हो सकते हैं, 273 से अधिक ही होने चाहिए, क्योंकि संसद के सदन का बहुमत, ठीक है, 273 मान लीजिए 280 है तो इसका 2/3, 290 है उपस्थित तो इसका 2/3, अब 300 है तो इसका 2/3, 400 है, 500 है, 545 है तो उसका 2/3। तो ये मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ कि संसद के सदन के बहुमत, मतलब कि लोकसभा का बहुमत 545 का बहुमत 273, फिर उसके उस 273 ही है सदस्य, तो उसका 2/3 अगर समर्थन कर रहा है तो विधेयक पारित माना जाएगा, और 273 से ज़्यादा है तो उनका 2/3। अब जैसे मान लीजिए राज्यसभा का उदाहरण ले लेते हैं, 250, राज्यसभा के सदस्य कितने हैं, 250 है राज्यसभा में, तो 250 का बहुमत का क्या आशय हुआ, 100 और ये 25 और एक 26, तो 126 सदस्य होने चाहिए, इतने तो होने ही चाहिए, इतने सदस्य तो होने ही चाहिए। फिर इसके बाद 126 का 2/3, 127, 128, इससे ज़्यादा, क्योंकि सदन का बहुमत, और यहाँ क्या था, केवल साधारण बहुमत, केवल गणपूर्ति हो और 50-100 उसका भी 50+1 हो सकता है। तो यहाँ मामला थोड़ा सा टफ हो गया है, क्योंकि संसद के सदन का बहुमत होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये मामला है कि संसद के सदन के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 के आधार पर संशोधन होगा। फिर यहाँ क्या है कि सेम यही प्रक्रिया, और साथ ही आधे राज्यों के अनुसमर्थन की, विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन दे दिया जाए संविधान संशोधन विधेयक को। कौन कौन से मामले हैं इसमें, प्रावधान कौन कौन से हैं जिनमें संशोधन इस प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो जैसे है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचन प्रक्रिया, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से संबंधित मामले। ठीक है, संघीय मामले जैसे राज्य और संघ की कार्यपालिका शक्ति, राज्य और संघ की विधायी शक्ति, राज्य और संघ के वित्तीय संबंध, 7वीं अनुसूची। ठीक है, ये सब मामले जो है इस प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित किया जा सकते हैं। तो हमने क्या समझा कि अनुच्छेद 368 केवल 2 प्रक्रियाओं को बताता है, एक तो विशेष बहुमत, विशेष बहुमत का आशय है संसद के सदन के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, और विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुसमर्थन। अनुच्छेद 368 ये 2 प्रक्रियाएं बता रहा है, और एक प्रक्रिया जो इसमें नहीं लिखी है वो अलग से है, वो साधारण बहुमत। तो कुछ प्रावधान यहाँ थे जो हमने बात की थी कि नए राज्यों का निर्माण करना है, नाम में परिवर्तन करना है, इन प्रावधानों में साधारण बहुमत से संशोधन होगा। इन प्रावधानों में विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानसभाओं के अनुसमर्थन से संशोधन होगा। तो भारतीय संविधान के इन वाले प्रावधानों को छोड़कर और इन वाले प्रावधानों को छोड़कर जो भी प्रावधान बनते हैं उनमें संशोधन जो होगा वो विशेष बहुमत से होगा। ठीक है, मतलब कि पहले प्रकार के प्रावधान और तीसरे प्रकार के अगर हम प्रावधानों को छोड़ दें तो बाकी जो प्रावधान बचे हैं तो वो किस माध्यम से, किस प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित होते हैं भारतीय संविधान के, वो होते हैं विशेष बहुमत के माध्यम से। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो अधिकांश भाग है वो किस प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित होता है, वह होता है विशेष बहुमत के माध्यम से, स्पेशल मेजोरिटी के माध्यम से संशोधित होता है। ठीक है, तो ये हमने एक प्रक्रिया समझी भारतीय संविधान की होने की। संविधान में संशोधन कैसे होता है, ये प्रक्रिया है। ठीक है, अब शक्ति क्या है, संवैधानिक प्रावधान को थोड़ा सा एक बार इसकी समरी दे देते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, संवैधानिक प्रावधान का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को हमने क्या कहा था कि संसद की संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और शक्ति क्या है, वह है तो भारतीय संविधान के भाग बीच में है और अनुच्छेद 368 में है। तो अनुच्छेद 368 है वो 2 प्रकार की प्रक्रियाओं का बात कर रहा है, एक तो विशेष बहुमत और दूसरी है कि विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा
अनुसमर्थन। तो बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जैसे संघीय व्यवस्था को छूने वाले प्रावधान हैं, मतलब कि ऐसे प्रावधान जो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं, ऐसे प्रावधान जो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं वो तीसरे प्रकार की प्रक्रिया से संशोधित होते हैं, केंद्र राज्य को छू रहे हैं, संघीय व्यवस्था को छू रहे हैं। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि संसद के दोनों सदनों के से विशेष बहुमत से पारित हो विधेयक और फिर आधे राज्यों से उसका अनुसमर्थन होना आवश्यक है। ठीक है, और इसमें क्या देखा था, साधारण बहुमत में तो बहुत सारे प्रावधान हैं जो कि रोज के कार्य है सरकार के, और संविधान के अधिकांश प्रावधान जो है वो तीसरे प्रकार से परिवर्तित होते हैं। तो हमने ये समझा। अब है कि विवाद क्या है संविधान संशोधन पर, या वर्तमान स्थिति क्या है संविधान संशोधन पर। तो देखिए, विवाद उत्पन्न ये होता है कि जो अनुच्छेद 368 है वह किस सीमा तक संसद को संविधान में बदलाव करने का अधिकार देता है, किस सीमा तक। तो हमने जब डीपीएसपी को पढ़ा था तो हमने बहुत व्यापक रूप से देखा था कि चंबकम दोहराई मामला था, फिर हमारा संगरी प्रसाद था, फिर हमारा गोपालनवाद था, फिर हमारा केशवानंद भारती था, मिनर्वा मिल्स मामले थे। तो हमने ऐसे देखा था कि कैसे संशोधन में संविधान संशोधन का एक विवाद चल रहा है और उस विवाद को हमने डीपीएसपी समझा था। तो उसी विवाद को आप उठा के यहाँ रख दीजिए, अगर विवाद आता है, ठीक है, उठा के यहाँ रख दीजिए। और फिर सवाल जब मूल सवाल क्या है, मुख्य प्रश्न क्या है कि भारत की संसद संविधान में किस सीमा तक संशोधन कर सकती है। तो आपने क्या देखा था कि केशवानंद भारतीवाद 1973, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 13 न्यायाधीशों की जो बेंच थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत की जो भारत की संसद है वह भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, भारतीय संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो विवाद क्या था, विवाद वाले के लिए आप डीपीएसपी का देख लीजिए, वहाँ मैंने बड़े व्यापक स्तर पर इसको समझाया है कि संविधान संशोधन को लेकर क्या विवाद है, और वो डीपीएसपी और मूल अधिकारों को लेकर विवाद ही संविधान संशोधन को लेकर विवाद है। अब है कि वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति यह है कि भारतीय संविधान भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देती है और संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति देती है। मतलब कि भारतीय संसद जो है वर्तमान में भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती है। अब है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये भी हमने बात की थी डीपीएसपी के जब पढ़ा था, पूरे बेसिक स्ट्रक्चर पर हमने व्यापक स्तर पर बात की थी। बेसिक स्ट्रक्चर में है कि लोकतंत्र है, गणतंत्र है, स्वतंत्र निर्वाचन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायिक पुनरावलोकन का है, ठीक है, और संसदीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है। मतलब कि हमारे संविधान का जो आदर्श है, हमारे संविधान की जो मूल विशेषताएं हैं, उनमें भारत की संसद संशोधन नहीं कर सकती है। तो मतलब प्रश्न मान लीजिए यह उत्पन्न होता है फिर कि क्या भारत की संसद को संविधान में असीमित रूप से संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। तो हम कहेंगे नहीं, संविधान में संशोधन की जो शक्ति है संसद की वह सीमित है। और किससे सीमित है, आधारभूत ढांचे से सीमित है, आधारभूत ढांचे से सीमित है, आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। तो देखिए हमने क्या देखा था, हमने क्या समझा था, हमने यहाँ उत्पन्न की थी दो शब्द, शक्ति और प्रक्रिया, प्रोसीजर और पावर। प्रश्न आपसे जब पूछता है ना यूपीएससी तो इस प्रकार के घुमा के पूछ देता है थोड़ा सा। तो पावर की बात क्या हुई, हमने क्या समझा कि वर्तमान में स्थिति यह है कि जो भारत की संसद है वो भारतीय संविधान में असीमित रूप से, अनलिमिटेड रूप से संशोधन नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण भारतीय संविधान को ही समाप्त कर दे या भारतीय संविधान की जो मूल विशेषताएं हैं उसको समाप्त कर दे। तो वर्तमान में भारतीय संसद की भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है, जो पावर है, वह कैसी है, सीमित है, वह सीमित है। और किससे सीमित है, आधारभूत ढांचे से सीमित है, ठीक, बेसिक स्ट्रक्चर से सीमित है। और प्रक्रिया क्या दी गई है, जबकि हमने बात की अनुच्छेद 368 क्या कह रहा है कि प्रक्रिया जो है एक तो विशेष बहुमत से है और दूसरी है विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त हो। और वह अनुसमर्थन किस मामलों में है, जो संघीय व्यवस्था से छूने वाले मामले, जैसे 7वीं अनुसूची जिसकी हमने बात की थी। तो शक्ति भारतीय संसद की संविधान संशोधन के संदर्भ में सीमित है आधारभूत ढांचे से, और प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार की दी गई है, और तीसरे प्रकार की प्रक्रिया जो है वो सामान्य विधि है जो अनुच्छेद 13 के संदर्भ में है। ठीक है, तो हमने यह देखा और हमने इसको वर्तमान स्थिति के संदर्भ में समझा। अब है कि नम्यता और अनम्यता का मिश्रण,
फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी कि क्या भारतीय संविधान जो है वो नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। अब इसको दूसरे शब्दों में कहें कि लचीलापन और कठोरता का मिश्रण है। क्या भारतीय संविधान कठोर है, क्या भारतीय संविधान लचीला है, या दोनों का मिश्रण है। इस प्रकार से प्रश्न जो है वो मुख्य परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने बात की, क्या समझा हमने कि भारतीय संविधान ना तो ब्रिटेन की तरह पूर्णतः लचीला है और ना ही अमेरिका की तरह पूर्णतः कठोर है, बल्कि हमने बीच का मार्ग अपनाया है। हमारे भारतीय संविधान निर्माता जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो किसी चरम स्थिति पर नहीं पहुंचे हुए, उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है। ठीक है, बीच के रास्ते का अनुसरण किया है, गोल्डन मीन का अनुसरण किया है। और हमने क्या कहा कि हमने नम्यता को अपने भी अपनाया और अनम्यता को भी अपनाया। जैसे नम्यता को हमने कैसे अपनाया कि जो बहुत ही मामूली से प्रावधान है उनके लिए हमने साधारण बहुमत की बात रखी। जो भारतीय संविधान की विशेषताओं को दर्शा रहे हैं उसके लिए हमने विशेष बहुमत वाले प्रावधान रखे हैं। और जो भारतीय संघीय व्यवस्था से संबंधित विषय हैं उनके लिए हमने क्या कहा कि विशेष बहुमत तो होना चाहिए, साथ ही साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं की अनुमति भी होनी चाहिए। तो विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुसमर्थन जो है वो क्या कर रहा है, थोड़ी कठोरता को दर्शा रहा है कि संविधान संशोधन उतना आसान नहीं है। और दूसरी ओर साधारण बहुमत जो है वह नम्यता को दर्शा रहा है कि आप कुछ विषयों में आसानी से सरकार संशोधन कर सकती है। तो भारतीय संविधान जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, मतलब कि लचीलेपन और कठोरता दोनों का मिश्रण है। तो अगर संविधान संशोधन के संदर्भ में कभी यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, स्पष्ट करिए, तो आप क्या करें, भूमिका लिख दें, एक दो चार लाइनों में आवश्यकता लिख दें। ठीक है, फिर अब आपको आप संवैधानिक प्रावधान लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप लिखिए नम्यता और अनम्यता कैसे। नम्यता मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है, साधारण बहुमत। अनम्यता कैसे है, अनम्यता विशेषता, रिजिडिटी की विशेषता क्या है, विशेष बहुमत। और साथ ही संघीय मामलों में विशेष बहुमत के साथ साथ हमारा आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुसमर्थन। तो इस प्रकार आप इस आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, अब वर्तमान विवाद की स्थिति आ जाए, मान लीजिए कभी शक्ति और प्रक्रिया के संदर्भ में आ जाए तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। मान लीजिए इससे पूछ दे कि कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, तो आप क्या लिखें, एक तो भूमिका लिख दें, फिर लिख दें कि लचीलापन कैसे, साधारण बहुमत के माध्यम से लचीलापन है, सरकार राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, निर्वाचन के संदर्भ में परिवर्तन कर सकती है, ये लचीलापन है साधारण बहुमत से। और कठोरता कैसे है कि विशेष बहुमत वाले प्रावधानों का दो चार उल्लेख कर दीजिए और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुसमर्थन संघीय मामलों में दो चार प्रावधान उसके लिख दीजिए, निष्कर्ष लिख दीजिए। तो आपने स्पष्ट कर दिया कैसे नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है ये। तो हमने ये समझा। ठीक है, अब फिर प्रश्न उत्पन्न है, टॉपिक है हमारा कि सामाजिक क्रांति का अग्रदूत, मतलब कि संविधान संशोधन जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, क्या वो सामाजिक क्रांति का अग्रदूत है। क्या हमारा संविधान संशोधन जो है वह सामाजिक क्रांति को स्थापित करता है, या सामाजिक क्रांति का वाहक है, या सामाजिक क्रांति को आगे लेकर बढ़ रहा है हमारा संविधान संशोधन। तो देखिए, अगर हम प्रथम संविधान संशोधन से, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लेकर जो अभी तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, अगर उन संविधान संशोधनों का अध्ययन करें, अगर हम मान लीजिए कभी मेंस में सवाल आ जाए, मेंस में कभी ये सवाल आ जाए कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, या भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो सामाजिक क्रांति का अग्रदूत है, स्पष्ट करिए। तो इस पर को कैसे लिखेंगे आप, उसको कैसे लिखेंगे, पहले भूमिका लिखिए, फिर लिखिए कि आप अगर हम प्रथम संविधान संशोधन से लेकर 105वें जो हाल फिलहाल हुआ है 105वें संविधान संशोधनों का अगर विश्लेषण करें और मूल्यांकन करें तो हम देखेंगे कि संविधान संशोधन के माध्यम से भारत सरकार ने क्या किया है। भारत सरकार ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और सामाजिक क्रांति को स्थापित किया है। कैसे किया है, जैसे हमने देखा था कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधार के माध्यम से क्या किया गया, संसाधनों का वितरण किया गया और डीपीएसपी को लागू किया गया। फिर हमने देखा था चौथा संविधान संशोधन, 17वां संविधान संशोधन डीपीएसपी के चैप्टर में। फिर हमने देखा था 24वां 25वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। इनके माध्यम से क्या किया भारत सरकार ने संविधान संशोधनों के माध्यम से कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक क्रांति, स्वतंत्रता और साथ ही सर्व समावेशी विकास को स्थापित करने का प्रयास किया है। तो हमने 44वां संविधान संशोधन देखा। उसके बाद आप देखिए कि 52वां संविधान संशोधन है आपका। ठीक है, इसके बाद आप देखिए 52वां संविधान संशोधन है। ठीक है, 61वां, 97वां संविधान संशोधन। ठीक है, 97 के बाद 101, 102, 103, 104 और 105।
इन पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है ये। अब 52वां संविधान संशोधन से क्या हुआ था, दल बदल को स्थापित किया था। दल बदल से क्या होता, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार था उस पर रोक लगी थी। 61वां संविधान संशोधन ने क्या किया था कि मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इससे सामाजिक क्रांति स्थापित हुई और लोकतंत्र मजबूत हुआ। फिर 57वां संविधान संशोधन, जैसा हमने समझा था, सहकारी समितियों की स्थापना। सहकारी समितियां क्या कर रही हैं, गांधीवादी डीपीएसपी को स्थापित कर रही हैं। कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दे रही हैं, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे रही हैं। 97वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, जीएसटी से संबंधित है। जैसा देखा था आपने जीएसटी, और जीएसटी ने क्या किया, जीएसटी ने पूरे भारत की जो कर प्रणाली थी उसको बदल कर रख दिया और भारतीय कर प्रणाली को बहुत ही अधिक सरल और बहुत ही सरलीकृत किया है, ठीक है। और 102वां संविधान संशोधन इससे किया हुआ था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। जो भारतीय समाज के जो पिछड़े वर्ग थे उनके लिए जो आयोग था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास था, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 338 खामे, ठीक है। और 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ईडब्ल्यूएस, पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण सरकारी नौकरियों में, साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं में। 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन क्या है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लोकसभा साथ ही राज्य विधानसभाओं में 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया है। और पहले जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस का आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो समाज के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वर्ग थे उनको उत्थान के लिए कार्य किया गया है। 103 के द्वारा जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग थे उनको उत्थान के लिए कार्य किया गया है। 102 से क्या किया गया है, पिछड़े वर्ग थे उनके लिए कार्य किया गया है। फिर 105वां संविधान संशोधन क्या है, जो हाल फिलहाल हुआ है। 105वां संविधान संशोधन ये कहता है कि अभी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि जो ओबीसी लिस्ट होती है उस लिस्ट को राज्य अपनी लिस्ट अलग नहीं रख सकते हैं। मराठा आरक्षण के संदर्भ में मामला आया था, तो भारत की संसद ने 105वां संविधान संशोधन किया और कहा कि जो केंद्र सरकार की जो ओबीसी लिस्ट होती है वो तो होती है, साथ ही राज्य सरकारें भी अपनी अपनी ओबीसी लिस्ट बना सकती हैं और ओबीसी लिस्ट के माध्यम से राज्यों में अलग लाभ मिलेगा और केंद्र में ओबीसी लिस्ट के माध्यम से अलग लाभ मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य में ओबीसी में शामिल है तो जरूरी नहीं है केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल हो, इसलिए राज्य की ओबीसी का सर्टिफिकेट अलग होता है और केंद्र की ओबीसी का सर्टिफिकेट अलग होता है। तो हम किस पे बात कर रहे हैं कि भारतीय संविधान संशोधन सामाजिक क्रांति का अग्रदूत। तो इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप भूमिका लिखिए, फिर लिखिए कि पहले संविधान संशोधन से 105 तक का अगर विश्लेषण करें कुछ मूल संविधान संशोधनों का उल्लेख कर दीजिए। आप पूरा ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा 105 संविधान संशोधन लिखेंगे, प्रथम है, चौथा है, 17वां है, 24, 25, 42, 44, 52, 61, 97 और हालिया संविधान संशोधनों पर ज़्यादा बल दें आप मेंस का उत्तर लिखते हुए। उससे ये प्रभाव पड़ेगा कि आप करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। तो इन संविधान संशोधनों के माध्यम से क्या भारत सरकार ने इन संविधान संशोधनों के माध्यम से समाज का जो पिछड़ा वर्ग था और जो दबा कुचला संवेदनशील वर्ग था उसको आगे उसका कल्याण करने की बात की है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और सर्वसमावेशी विकास को स्थापित करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है और संसद की जो संविधान संशोधन करने की शक्ति है उसके माध्यम से सामाजिक क्रांति को स्थापित करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो संविधान संशोधन जो है वो इस प्रकार सामाजिक क्रांति का एक अग्रदूत है। तो हमने ये समझा कि किस प्रकार अग्रदूत है, किस प्रकार संविधान संशोधनों से सामाजिक उत्थान हो रहा है, कल्याण की भावना की स्थापना हो रही है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो रही है, ठीक है। अब है आलोचना। आलोचना क्या है संविधान संशोधन की, क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। देखिए सवाल कैसे पूछा जा सकता है आपसे और पूछा भी जाता है कि भारतीय संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। नम्रता और अनम्रता का मिश्रण है भारतीय संविधान, आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। सामाजिक क्रांति का संविधान संशोधन एक सामाजिक क्रांति का अग्रदूत है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। तो इसकी क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, आलोचना देख लेते हैं क्या है। तो इसकी पहली आलोचना ये है कि राज्यों को पहल करने का अधिकार नहीं, पहल करने का अधिकार नहीं है, ठीक। फिर है कि राज्यों के अनुसमर्थन के लिए समय सीमा स्पष्ट नहीं है, ठीक है। एक तो है कि राज्यों को पहल करने का अधिकार नहीं है, संविधान संशोधन पहल करने का अधिकार नहीं है, राज्यों के अनुसमर्थन के लिए आवश्यक नहीं, जनमत संग्रह जैसी कोई बात नहीं की है, जनमत संग्रह राष्ट्रपति
की पूर्व अनुमति भी नहीं ली जाती है, और फिर है कि दोनों सदनों में मतभेद होने पर समाधान नहीं। ठीक है, तो ये कुछ आलोचनाएं हैं। क्या गया है कि राज्यों को संविधान संशोधन की पहल करने की शक्ति नहीं दी गई है, का अधिकार नहीं दिया गया है। राज्यों के जो अनुसमर्थन के लिए भेजा जाता है उसकी कोई समय सीमा स्पष्ट नहीं है। फिर है कि संविधान संशोधन के लिए जनता की राय नहीं ली जाती है, क्योंकि जैसा हमने कहा था कि प्रस्तावना की पहली पंक्ति क्या कहती है कि हम भारत के लोग, भारत में संप्रभुता लोगों में है, तो संविधान संशोधन में जनता की सहमति नहीं ली जाती, कोई राय नहीं ली जाती है। फिर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति भी नहीं ली जाती है, और दोनों सदनों में मतभेद होने पर समाधान नहीं। थोड़ा समझ लेते हैं इनको। देखिए, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है वो या तो लोकसभा से होगी या राज्यसभा से होगी। संसद में ये किसी भी सदन से हो सकती है, लेकिन जो राज्य की विधानसभाएं हैं उन्हें संविधान संशोधन को शुरू करने का अधिकार नहीं है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसा क्यों नहीं दिया गया है, राज्यों को अधिकार दिया जाना चाहिए, एक आलोचना है। फिर जो संघीय मामलों में जो विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का जो अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ती है, तो जब संविधान संशोधन विधेयक राज्यों के पास भेजा जाता है तो राज्य कितने समय में उस पर अनुमति देंगे, कितने समय में अनुमति नहीं देंगे, इस पर भी संविधान मौन है, इस पर भी कोई बात नहीं की गई है। फिर है जनमत संग्रह। संविधान संशोधन हो रहा है तो जनमत संग्रह भी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं होता है। इस प्रकार के प्रश्न प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, आपसे बना के कि राज्यों को संविधान संशोधन पहल करने का अधिकार है और पहल कर सकते हैं, इस प्रकार के। तो ये याद रखिए, आलोचना जो है पीटी के लिए भी जरूरी है, तो आलोचना रटी हुई होनी चाहिए। फिर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। बिना राष्ट्रपति के ही संसद या राज्यसभा में, लोकसभा या राज्यसभा में संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता है। फिर है कि दोनों सदनों में मतभेद होने पर समाधान नहीं। मान लीजिए लोकसभा ने संविधान संशोधन पास करके राज्यसभा के पास भेजा और राज्यसभा ने उसको 6 महीने तक उस पर कोई बात नहीं की है और राज्यसभा उससे सहमत नहीं है, तो फिर वो संविधान संशोधन विधेयक जो है वो समाप्त हो जाएगा। जबकि जो साधारण विधेयक होते हैं उनके संदर्भ में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उस पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ज्वाइंट सेटिंग का प्रावधान प्रोविजन किया गया है। लेकिन संविधान संशोधन के मामले में ज्वाइंट सेटिंग नहीं है, तो ये आलोचनाएं हैं। तो देखिए, संविधान संशोधन विधेयक पर ज्वाइंट सेटिंग नहीं होती है और संविधान संशोधन विधेयक पर क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं ली जाती है। संविधान संशोधन विधेयक को राज्य की विधानसभाएं शुरू नहीं कर सकती हैं। संविधान संशोधन विधेयक कहाँ शुरू होगा, केवल या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। तो ये पीटी के भी प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से, और आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आए हैं यहाँ से सवाल। तो ये आलोचनाएं हैं, ठीक है, ये आलोचनाएं हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया की। अब है कि निष्कर्ष क्या होना चाहिए हमारा, निष्कर्ष क्या होना चाहिए। तो निष्कर्ष ये होना चाहिए कि संविधान संशोधन की जो शक्ति संसद को दी गई है वह संवैधानिक मूल्यों के अनुसार हो। संविधान संशोधन जो हो संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक नैतिकता और संवैधानिक आदर्श के अनुसार हो। संविधान संशोधन जो है किसी राजनीतिक दल के हितों की पूर्ति ना करने वाला हो, ना ही निजी स्वार्थों की पूर्ति करने वाला हो, बल्कि सामाजिक जो संविधान संशोधन हो वो कैसा हो, संविधान संशोधन जो है वो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और साथ ही सामाजिक क्रांति एवं सर्वसमावेशी विकास को स्थापित करने वाला होना चाहिए। तो क्या है निष्कर्ष में आप ये लिख सकते हैं कि संविधान संशोधन एक तो संवैधानिक मूल्यों के, मान्यताओं के, आदर्शों के और नैतिकता के अनुरूप हो, और राजनीतिक दलों के हितों को और निजी हितों को पूरा नहीं करने वाला नहीं होना चाहिए। और बाद में संविधान संशोधन जो है वो कैसा हो, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और सामाजिक क्रांति साथ ही सर्वसमावेशी विकास को स्थापित करने वाला होना चाहिए। तो आपका एक निष्कर्ष हो गया। इस प्रकार का निष्कर्ष आपको रखना चाहिए अपने पास, ठीक है। हमने ये संविधान संशोधन को समझा और हमने संविधान संशोधन को प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ जोड़ के तत्व और अवधारणाओं को समझने का प्रयास किया है। तो एक लेक्चर में हमने भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, शक्ति है, उसके क्या क्या प्रावधान है, उस सबको समझ लिया है। तो आप प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए इस वीडियो के माध्यम से संविधान संशोधन को तैयार कर सकते हैं। अब देखिए कि जब मैं कुछ बात कर रहा था, जैसे मैंने कहा कि संविधान संशोधन विधेयक, और फिर मैंने कहा संविधान संशोधन अधिनियम। विधेयक को कहते हैं बिल और अधिनियम को कहते हैं एक्ट, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि संविधान संशोधन विधेयक तब कहा जाता है जब तक कि वो संसद से पारित नहीं हो जाता है। मान लीजिए संविधान में संशोधन करना है कि राष्ट्रपति के वेतन को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया जाए, एक मान्यता हाइपोथेसिस है, 20 लाख रुपए कर दिया जाए बढ़ा के।
तो ये है संविधान संशोधन। लोकसभा में आया, राज्यसभा में आया, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, फिर ये राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाएगा, वो पास करेगा। तो जब तक राष्ट्रपति पास नहीं करेगा और जब तक गजट में नहीं लिखा जाएगा तब तक हम उसे बिल कहेंगे। जब यह बिल लोकसभा से पास हो जाएगा, राज्यसभा से पास हो जाएगा और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा तो वह बिल एक्ट बन जाता है। और एक्ट बनने के लिए ही है सरकारी राजपत्र या सरकारी गजट में प्रकाशित होता है और उसके बाद संविधान संशोधन के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। कोई भी विधेयक, चाहे साधारण विधेयक हो, संविधान संशोधन विधेयक हो, धन विधेयक हो, वित्त विधेयक हो, जब तक कि वह संसद के दोनों सदनों से और राष्ट्रपति द्वारा उसे स्वीकृति नहीं मिल जाती है तब तक हम उसे बिल कहते हैं। और जब उसे संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति से स्वीकृति मिल जाती है तो बिल क्या है, एक्ट बन जाता है। तो इस अंतर को समझना जरूरी होता है, बिल और एक्ट के अंतर को। ठीक है, तो हमने ये संविधान संशोधन समझा। तो इसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे केंद्र संबंधों की ओर। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और उज्जवल भविष्य का निर्माण करिए। धन्यवाद।